डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें हम मल्टी वेरिएबल फंक्शंस एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले आप कुछ ओवरव्यू इसका देख लें। इससे पहले आप कैलकुलस 1 जिस तरह पढ़ चुके हैं तो उसमें आपने फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल्स को अच्छी तरह स्टडी किया होगा। तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स को, या जिन्हें हम मल्टी वेरिएबल फंक्शंस भी कहते हैं, इन्हें समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल अच्छी तरह आते हों। तो यहाँ पे अगर आप ओवरव्यू में देखें तो कहा जा रहा है फंक्शंस विद 2 or more independent variables appear more often in science than functions of a single variable and their calculus is even richer। तो आप जब प्रैक्टिकली डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को, तो आप तब रियलाइज़ करते हैं कि जो हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं किससे, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल से। आपका जो फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं एज़ कम्पेयर टू द फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। तो इसलिए इन फंक्शंस को डिटेल में स्टडी करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है देयर डेरिवेटिव्स आर मोर वेरिड एंड मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वेज इन विच द वेरिएबल कैन इंटरेक्ट। तो इस तरह के जो फंक्शंस हैं, आप इनके जब डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आपको ज़्यादा वैरायटी नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू द फंक्शंस ऑफ सिंगल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि आपने जब फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स से पहले फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल को पढ़ा तो वहाँ पे डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट ये था कि जो आपका फंक्शन y है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसमें x के रिस्पेक्ट से किस तरह चेंज हो रही है। तो वहाँ पे जस्ट आप x के हिसाब से चेंज को देखते थे, x जिस तरह से चेंज होगा उसके हिसाब से y में चेंज आएगी। जबकि यहाँ पे चूँकि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पे x के अलावा भी आपके पास वेरिएबल्स होंगे, तो उनकी रिस्पेक्ट से क्या चेंज आती है। कभी एक के रिस्पेक्ट से चेंज आ रही होगी, दूसरे के रिस्पेक्ट से नहीं आ रही होगी, तो वो चेंज किस तरह कैलकुलेट करेंगे। जब सब के रिस्पेक्ट से चेंज आ रही होगी तो फिर चेंज को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे फिर टोटल चेंज का आइडिया क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एज़ कम्पेयर टू द फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। उसके बाद कहा जा रहा है देयर इंटेग्रल्स लीड टू अ ग्रेटर वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस। तो ये जो बात अभी हमने पहले की थी कि ये चूँकि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स जो हैं ये ज़्यादा फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो इनकी इंटीग्रेशन से भी हम वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस को जज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ से आपको आइडिया भी होगा द स्टडीज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, टू मेंशन ओनली अ फ्यू, all lead in natural ways to functions of more than one variable। तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस के बारे में लिखा गया है कि उनके अंदर आप हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशंस देखेंगे जिनमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मौजूद होंगे। इसके बाद लास्ट में आप देखें तो कहा जा रहा है द मैथमेटिक्स ऑफ दीज फंक्शंस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट अचीवमेंट्स इन साइंस। कि हम जिस तरह अभी कैलकुलस के अंदर इसे पढ़ रहे हैं तो ये फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स पे जो लोगों ने काम किया तो ये मैथमेटिक्स का एक ब्राइट दौर है। इसमें बहुत ज़्यादा हमने अचीवमेंट्स की और काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना को समझा। तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स को स्टार्ट करते हुए हमारा पहला बेसिक आइडिया ये होगा कि इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फिर इसमें डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट क्या है। जिस तरह फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल को आप पढ़ते हैं तो उस वक्त पहले तो आप देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, और जब डेफिनेशन आपके पास आ जाती है फिर आप क्या करते हैं, आप उस डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए मुख्तलिफ डेफिनेशंस देखते हैं फंक्शंस की और देखते हैं कि किसी पार्टिकुलर फंक्शन की डोमेन क्या है और रेंज क्या है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हम पहले इस फंक्शन की मल्टी वेरिएबल फंक्शंस की डेफिनेशन देखेंगे कि ये नज़र कैसे आते हैं, ये मैथमेटिकली कैसे लिखे होते हैं, और फिर हम देखेंगे कि इनकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है।
यहाँ पे आप देखें कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के बारे में थोड़ी सी मोटिवेशन है कि इनकी लुक किस तरह की होती है. मैनी फंक्शंस डिपेंड ऑन मोर देन वन वेरिएबल, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. The function v equal to pi r square h calculate the volume of a right circular cylinder from its radius and height. अगर आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर हो, जो आप मुख्तलिफ फ़िज़िक्स की एप्लीकेशंस के अंदर भी, प्रैक्टिकल वर्क के अंदर भी जैसे यूज़ करते हैं, आपने अगर उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो आपको उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए सर्कुलर सिलेंडर के रेडियस और उसकी हाइट का पता होना चाहिए. ये दो क्वांटिटीज़ अगर आपके पास होंगी तो फिर आप किसी पार्टिकुलर सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है. एक है रेडियस और दूसरा है उस सर्कुलर सिलेंडर की हाइट, जबकि यहाँ पे पाई जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है. तो इसलिए इस डेफिनेशन v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच में r और h हमारे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिनके करस्पॉन्डिंग हमें राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम मिलेगा. इसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट है द फंक्शन f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स पावर 2 प्लस वाई पावर 2 calculates the height of the paraboloid z equal to x power 2 plus y power 2 above the point p of xy from the two coordinates of point p. यहाँ पे अब नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन लिखा गया है वो है f of x y इक्वल टू एक्स पावर 2 प्लस वाई पावर 2. तो यहाँ पे अगर हम x और y को वैल्यूज़ दें तो हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, हमें पैराबोलाइड की हाइट मिलेगी. पैराबोलाइड की हाइट मिलेगी. उस पैराबोलाइड की इक्वेशन क्या है, z इक्वल टू एक्स पावर 2 प्लस वाई पावर 2. तो आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन में भी हमारे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक x है और दूसरा y है, जिनके करस्पॉन्डिंग हमें f ऑफ एक्स वाई या आप कह सकते हैं कि z की वैल्यू मिलती है. और x और y हम कहाँ से पुट कर रहे हैं, ये हम जो हमारे पॉइंट्स हैं प्लेन के अंदर वहाँ से पुट कर रहे हैं, p ऑफ x, y. ये एक्स वाई प्लेन के अंदर से हम इन पॉइंट्स को पुट कर रहे हैं. इन दिस सेक्शन वी डिफाइन फंक्शंस ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिस्कस वेज टू ग्राफ देम. तो इस सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हम सेवरल वेरिएबल्स वाले फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कुछ फंक्शंस का ग्राफ हम किस तरह से बना सकते हैं. तो हमारे पास डेफिनेशन कुछ इस तरह है. सपोज कैपिटल T is a set of n tuples of real numbers x1, x2 up to xn. A real valued function f on capital D is a rule that assigns a real number w equal to f of x1, x2, up to so on xn to each element in capital D. यहाँ पे अब आप देखें तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के केस में हमारी जो डोमेन डिफाइंड है वो किस तरह की है, उसमें हमने जनरली डिफ़ाइन किए हैं n टपल्स के एलिमेंट्स. यहाँ पे आप देखें ये x1, x2 अप टू xn, ये क्या है, ये हमारे पास एक n टपल्स का नंबर है. तो ये डोमेन का एलिमेंट है. तो इस तरह के आपके पास इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हो सकते हैं D के अंदर. तो जब हम एक रियल वैल्यूड फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे इस डोमेन D पे जो कि सेवरल वेरिएबल्स का फंक्शन होगा, तो वो ऐसा फंक्शन होगा जो डोमेन के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर दे. तो यहाँ पे अगर W हमारे पास एक रियल नंबर हो तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह देखेंगे, W इज़ इक्वल टू f ऑफ x1, x2 अप टू xn, कि जब फंक्शन f ऑपरेट होता है n टपल्स वाले नंबर पे तो वो हमें एक रियल नंबर देता है जिसे हम W कहते हैं. तो ये हर डोमेन के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें एक एलिमेंट देगा जो कि एक रियल नंबर होगा. द सेट कैपिटल D इज़ द फंक्शंस डोमेन. यहाँ पे कैपिटल D जो है वो हमारे पास सेवरल वेरिएबल वाले फंक्शन की डोमेन है. द सेट ऑफ W values taken on by f is the function's range. तो हमें
डी के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एफ जो जो वैल्यूज़ देगा जिन्हें हमने डब्ल्यू की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, उन सारे पॉइंट्स की कलेक्शन क्या होगी, वो हमारी रेंज होगी। द सिंबल w is the dependent variable of f and f is said to be a function of the n independent variables x1 to xn। तो यहाँ पे जो हमने w इक्वल टू f of x1 x2 up to xn लिखा है, इसमें जो w है ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, f जो है वो n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं, x1 x2 up to xn। We also call x the function's input values and call w the function's output variable। यहाँ पे ये जो x1 x2 up to xn हैं जो आपको डेफिनेशन में नज़र आ रहे हैं, हम इन्हें यूजुअली फंक्शन की इनपुट वेरिएबल्स भी कहते हैं कि ये हम इनपुट देंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई आउटपुट आएगी। और ये जो w हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यूजुअली हम इसे आउटपुट वेरिएबल भी कहते हैं कि हमारी इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमें जो डेटा मिलता है वो w की फॉर्म में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है इफ़ f is a function of two independent variables we usually call the independent variables x and y and picture the domain of f as a region in the xy plane। तो जब हमारे पास एक पार्टिकुलर केस हो हमारी इस डेफिनेशन का कि जब हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों तो हम यूजुअली उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को x और y की फॉर्म में लिखते हैं, और हम ये कहते हैं कि इस केस में हमारी जो डोमेन है वो XY प्लेन है, क्योंकि आपको पता है XY प्लेन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स की कलेक्शन है जिसमें एब्सिसा x है और ऑर्डिनेट y है। तो ये सारी प्लेन मिलके डोमेन बनाएगी और इसकी करस्पॉन्डिंग हमें जो w वैल्यूज़ मिलेंगी, w इक्वल टू f of xy, वो रियल नंबर्स होंगे। तो ये हमारे पास टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की केस में रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो कहा जा रहा है इफ़ f इज़ अ फंक्शन ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वी कॉल द वेरिएबल्स x, y एंड z एंड पिक्चर द डोमेन एज अ रीजन इन स्पेस। तो जब हमारे पास तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों तो उस केस में हम यूजली उन्हें x, y, z की फॉर्म में लिखते हैं, और हमारी जो डोमेन होती है वो ऑर्डर ट्रिपल की फॉर्म में होती है, उसमें थ्री टपल्स होते हैं x, y, z। तो हम फिर अपनी डोमेन को कंसिडर करते हैं वो क्या है, वो रीजन है स्पेस का, क्योंकि आपको पता है कि स्पेस के अंदर हर पॉइंट थ्री कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखें, कहा जा रहा है इन एप्लीकेशंस वी टेंड टू यूज़ लेटर्स दैट रिमाइंड अस ऑफ व्हाट द वेरिएबल्स स्टैंड फॉर। To say that the volume of a right circular cylinder is a function of its radius and height, we might write v equal to f of r, h। तो हम जिस तरह फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल के केस में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते थे तो हमें डायरेक्टली पता होता था कि इस जो मोंग्स फॉर्म हमने लिखी हुई है इसमें y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो बिल्कुल इसी तरह हम ये कंसेप्ट एक्सटेंड कर सकते हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के केस में, जिस तरह अभी हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए शुरू में पढ़ा था। तो अगर हम उसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि इन दैट केस वॉल्यूम v इज़ इक्वल टू f ऑफ r, h। यहाँ पे v इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है और r और h इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। To be more specific, we might replace the notation f of r, h by the formula that calculates the value of v from the values of r and h and write v equal to pi r square h। कि हम फंक्शन की जगह मीन्स f of r, h की जगह हम डायरेक्टली वैल्यूज़ भी रिप्लेस कर सकते हैं, मीन्स पाई इंटू आर स्क्वायर h। तो दोनों केसेस में हमारा जो मकसद है वो सेम है। आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करते हुए पता चल जाएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। इसके बाद अब हम
एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू एक्स पावर 2 प्लस वाई पावर 2 प्लस जी पावर 2 होल अंडर रूट एट द पॉइंट 3,0,4 इज़ f of 3,0,4 equal to 3 power 2 plus 0 power 2 plus 4 power 2 whole under root which is equal to 25 whole under root which is equal to 5। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये जो फंक्शन गिवन है ये 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि इस फंक्शन की वैल्यू एट अ पार्टिकुलर पॉइंट हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस फंक्शन की डोमेन कैपिटल डी जो है वो किस तरह की है। तो आप देखें कि x पावर 2 प्लस वाई पावर 2 प्लस जी पावर 2 होल अंडर रूट ये जो एक्सप्रेशन है ये अगर हम इसमें x y और z की वैल्यूज़ स्पेस में से कोई भी पॉइंट अगर पुट करें तो ये उसके लिए डिफाइंड है, क्योंकि ये कभी नेगेटिव नहीं होगा और ना ही अनडिफाइंड होगा x पावर 2 y पावर 2 और z पावर 2 होने की वजह से। इसलिए इस फंक्शन की जो डोमेन है वो होल स्पेस है। अब उसी स्पेस में से एक पॉइंट है 3,0,4। अगर आप देखें तो ये पॉइंट एक्स जी प्लेन के अंदर लाई कर रहा है क्योंकि इसमें y 0 है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमारा ये जो रियल वैल्यूड फंक्शन है ये हमें क्या आउटपुट देता है। तो हमने इनपुट वेरिएबल को पुट किया 3,0,4, f को जब इस पे ऑपरेट किया तो कैलकुलेट करने से हमारे पास आंसर आया 5। तो यहाँ पे हमारी जो आउटपुट है वो 5 है। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास कोई और पॉइंट भी हो इसी डोमेन के अंदर जिसके करस्पॉन्डिंग आपको सेम रियल नंबर मिले। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 3,0,4 की जगह पुट करता 0,3,4 तो मुझे फिर भी आंसर यही मिलना था। इसी तरह अगर मैं पॉइंट पुट करता 0,0,5 तो फिर भी मुझे यही आंसर मिलना था। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के केस में ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक जैसे पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग सेम आउटपुट आए। आई होप यहाँ से आपको इसका आइडिया क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के अंदर हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है डोमेन्स। इन डिफाइनिंग फंक्शंस ऑफ मोर देन वन वेरिएबल वी फॉलो द यूजुअल प्रैक्टिस ऑफ एक्सक्लूडिंग इनपुट्स दैट लीड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर डिवीजन बाय ज़ीरो। तो जिस तरह हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के केस में डोमेन की जब बात आती थी तो हम डायरेक्टली अपनी जो फंक्शन की डेफिनेशन होती थी उस पर कंडीशन लगाते थे कि वो जो x की वैल्यूज़ हैं क्या कोई ऐसी वैल्यू तो उसमें नहीं है जिसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा हो या कम्प्लेक्स वैल्यू आ रही हो। तो बिल्कुल वही कंडीशन हम यहाँ पे इम्पोज करेंगे कि हमारे पास ना इमेजिनरी नंबर आने चाहिए, ना कम्प्लेक्स नंबर आने चाहिए, ना ही डिवीजन में ज़ीरो आना चाहिए। उसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है, जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन इम्पोज करने से हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन से डोमेन के एलिमेंट्स हैं जो कि उस फंक्शन के लिए उस पार्टिकुलर फंक्शन की डोमेन का हिस्सा हो सकते हैं। क्योंकि हम मैक्सिमम क्या कंसिडर करते हैं, जब 2 वेरिएबल्स का केस हो हम प्लेन कंसिडर करते हैं, 3 वेरिएबल्स का केस हो तो हम आर क्यूब यानी स्पेस कंसिडर करते हैं। इसी तरह वेरिएबल्स इंक्रीज़ करते जाएंगे तो आपकी डोमेन की पिक्चर बड़ी होती जाएगी। हम उस पर कंडीशन इम्पोज करके देखेंगे कि अगर कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे वो अनडिफाइंड है तो उन्हें बीच में से एक्सक्लूड कर देंगे। यहाँ पे आप देखें कि अगर हमारे पास फंक्शन हो इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू वाई माइनस एक्स पावर 2 होल अंडर रूट, वाई कैन नॉट बी लेस दैन एक्स पावर 2, क्योंकि जब हमारे पास y x पावर 2 से छोटा होगा तो उस केस में हमारे पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी होगी और कम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे। इसका मतलब ये है यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है, y मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x पावर 2। तो उसकी करस्पॉन्डिंग हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स प्लेन में से आएंगे जो कि डोमेन का हिस्सा होंगे, लेकिन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऐसे भी आएंगे जो डोमेन का हिस्सा नहीं होंगे। इसी तरह अगर आप देखें इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू वाई देन एक्स वाई कैन नॉट बी ज़ीरो, एक्स इंटू वाई कैन नॉट बी ज़ीरो। तो
इस केस में जब हमने ये सेकंड फंक्शन डिफ़ाइन किया है तो इसमें डिन्यूमरेटर में x इंटू वाई है, तो यहाँ पे वो पॉइंट्स नहीं हो सकते जिनके करस्पॉन्डिंग डिन्यूमरेटर ज़ीरो हो। इसका मतलब ये है कि एक्स वाई प्लान के अंदर मींस आर पावर 2 के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट्स हैं वो इस फंक्शन की डोमेन का हिस्सा नहीं हो सकते। इसके बाद आप देखें तो कहा जा रहा है द डोमेन्स ऑफ फंक्शंस आर अदरवाइज एज्यूम टू बी द लार्जेस्ट सेट फॉर विच द डिफाइनिंग रूल्स जनरेट रियल नंबर्स। अब यहाँ पे ये बात मैं आपसे पहले कर चुका हूँ कि जब हम फंक्शन की डोमेन को डिस्कस करने लगते हैं हम सबसे पहले एज्यूम ये करते हैं कि उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, उसे माइंड में रखते हुए फिर हम अपनी कंडीशन को इम्पोज करेंगे। अगर उस कंडीशन के थ्रू कोई पॉइंट्स ऐसे हों जो डोमेन से निकल रहे हों तो हम उन्हें निकाल देंगे, अगर ना निकल रहे हों तो फिर वो जो आपके पास सबसे बड़ी स्पेस पॉसिबल है उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के करस्पॉन्डिंग वो डोमेन होगी। तो यहाँ पे जो हमने दो एग्जांपल्स अभी देखी हैं तो इनमें दो वेरिएबल्स थे, तो इसलिए हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या थी, वो थी r पावर 2। इसके बाद आप देखें तो एग्जांपल नंबर 2 में कुछ इस तरह कहा जा रहा है फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हमें फंक्शन की डेफिनेशन, डोमेन और रेंज बताई गई है। आप देखें ये अभी हमने डिस्कस किया था w इक्वल टू वाई माइनस एक्स पावर 2 होल अंडर रूट, तो यहाँ पे डोमेन पे कंडीशन क्या होगी, y इज़ ग्रेटर देन r इक्वल टू एक्स पावर 2। तो ये माइंड में रखें कि जब हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के केस में डोमेन या रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं तो यूजुअली हम जो सेट की रिप्रेजेंटेशन है वो सेट बिल्डर नोटेशन के थ्रू लिखते हैं, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में बहुत से केसेस में ये इम्पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे हम डोमेन पे जब रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास x, y ऑर्डर पेयर हैं सच दैट y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स पावर 2। यहाँ से रेंज किस तरह मिलेगी, रेंज के लिए आप देखें तो कंडीशन यहाँ पे आपने देखना है कि इस तरह के पॉइंट्स जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आउटपुट कैसी आती है। आप देखें तो यहाँ से ये तो क्लियर है कि जब आप y ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स पावर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू आएगी 0 जब y इक्वल टू एक्स पावर 2 होगा। नेगेटिव वैल्यूज़ आ नहीं सकती क्योंकि अंडर रूट है। और बाकी आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर, हम हर रियल नंबर को अचीव कर सकते हैं बाय असाइनिंग द ordered pair which satisfies this inequality y greater than or equal to x power 2। तो आप एज्यूम करें कि मुझे अगर यहाँ पे रियल नंबर चाहिए क्या, अंडर रूट 5, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेंज है 0 से इन्फिनिटी, 0 इंक्लूडेड है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अंडर रूट 5 एज रेंज आए। तो मुझे यहाँ पे क्या पुट करना चाहिए, तो आप देखें अगर मैं y को 5 पुट करूं और x को 0 पुट करूं तो 5 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट 5। तो हमें अंडर रूट 5 रेंज का एलिमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि पॉजिटिव रियल नंबर्स हमें किस तरह मिल रहे हैं। इसी तरह अगर आप सेकंड को देखें, यहाँ पे 1/xy है, ये अभी मैंने आपको कहा था कि xy इज़ नॉट इक्वल टू 0, x इंटू वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये इसकी डोमेन पे कंडीशन होगी। और जो हमें रेंज मिलेगी वो माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी रियल नंबर्स मिलेंगे, 0 नहीं मिल सकता। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो w इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई, आपको पता है कि साइन जो हमारे पास साइन x जो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन था उसकी डोमेन थी सेट ऑफ रियल नंबर्स, होल सारे के सारे रियल नंबर्स पे वो डिफ़ाइन था। जब हम w इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई डिफ़ाइन कर रहे हैं तो x इंटू वाई हमारे पास 0 हो या कोई भी रियल नंबर हो तो साइन की डोमेन के अंदर वो मौजूद होगा, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती, इसलिए x और y की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हो सकती हैं। इसलिए डोमेन को क्या लिखा गया है, इंटायर प्लेन, कि वो जो हमारे पास प्लेन है r पावर 2 उसका हर एलिमेंट इसकी डोमेन का हिस्सा है। और आपको फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल से पता है कि साइन की जब इनपुट रियल नंबर हो तो उसकी करस्पॉन्डिंग आउटपुट हमें क्या मिलती है, वो -1 से 1 के दरमियान होती है।
तो सेम वही केस यहाँ पे रहेगा कि W हमें जो रियल नंबर्स मिलेंगे वो -1 से 1 के दरमियान मिलेंगे, जिसमें -1 और 1 इंक्लूडेड हैं। आप इसी तरह ये नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 जो है इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे वही आइडिया एक्सटेंड किया हुआ है फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स के लिए। तो इसमें एक को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये फर्स्ट वन अगर आप देखें तो इससे रिलेटेड हमने फर्स्ट एग्जांपल में एक पॉइंट पे वैल्यू भी कैलकुलेट की थी। मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि इसकी जो डोमेन है वो इंटायर स्पेस है। रेंज 0 to इन्फिनिटी क्यों आती है? बिल्कुल जिस तरह हमने अभी सेकंड एग्जांपल में r⁻2 के लिए देखा था कि अंडर रूट जब हो तो नेगेटिव नंबर्स तो नहीं मिल सकते, तो जो सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी वो हमें 0 मिलेगी और बाकी इसके बाद 0 से बड़े सारे रियल नंबर्स हमें यहाँ से अचीव हो सकते हैं। इसलिए डोमेन होगी इंटायर स्पेस और रेंज होगी 0 to इन्फिनिटी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें है w = 1/x⁻2 + y⁻2 + z⁻2। यहाँ पे आप देख लें कि डी न्यूमरेटर में अगर x, y और z = 0 हों तो 1/0 इज़ अनडिफाइंड, तो इसलिए x, y और z 0 नहीं हो सकते। तो कंडीशन यहाँ पे इम्पोज कर दी कि सारी स्पेस में से जो ओरिजिन है वो नहीं होगा डोमेन का हिस्सा, बाकी सारी स्पेस हिस्सा होगी। नेक्स्ट इसकी रेंज जो है वो हमारे पास 0 to इन्फिनिटी है, क्योंकि x⁻2, y⁻2 और z⁻2 की वजह से नेगेटिव आउटपुट्स तो हमें मिलनी नहीं है, इसलिए हमारे पास 0 भी अचीव नहीं हो सकते। यहाँ से पॉजिटिव रियल नंबर सारे अचीव कर सकते हैं हम। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये लास्ट जो एग्जांपल है इसमें कहा जा रहा है w = xy × नेचुरल लॉग ऑफ z। तो आपको पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ z जब आपके पास मौजूद हो तो उसकी डोमेन में जिस यहाँ पे आर्गूमेंट में z है तो z पे कंडीशन होगी z मस्ट बी ग्रेटर दैन 0। तो जब z ग्रेटर दैन 0 होगी तो उस केस में क्या होगा, 3 डायमेंशंस के अंदर आप अगर रिज्यूम करें x एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव साइड, y एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव साइड, z एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव साइड, तो यहाँ पे कंडीशन लग रही है कि z इज़ ग्रेटर दैन 0। तो इसका मतलब ये है कि z एक्सिस की जो नेगेटिव साइड है वो डोमेन का हिस्सा नहीं है। इसलिए यहाँ से क्या होगा कि हमारी जो स्पेस है उसमें से हाफ स्पेस डोमेन का हिस्सा होगी, हाफ स्पेस नहीं होगी। जहाँ पे z <= 0 है वो स्पेस डोमेन का हिस्सा नहीं होगी। आई होप आपको इसका आइडिया हो गया होगा। इसके बाद जो हमारे पास आउटपुट्स हैं वो सारे रियल नंबर्स हमें यहाँ से अचीव हो रहे हैं। x, y चूँकि बाहर हैं तो इनकी वजह से भी, और नेचुरल लॉग ऑफ z जो है यहाँ से भी हमें आउटपुट -∞ से इन्फिनिटी मिलती है, तो इसलिए हमारे पास जो रेंज होगी इस केस में वो -∞ से इन्फिनिटी होगी। आई होप आपको डोमेन और रेंज का आइडिया फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के केस में क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कि कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम इससे आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।